Question 241. Yes, sir. Question. Right, let the answer be given. Ji. So most of the damage to the cotton crop in Punjab in the last 2 years was caused by an insect attack. This has put the farmers in a very difficult situation because they are scared to fully utilize their fields to sow more as they fear higher losses. In the Fasal Bima Yojana, on the calculation of the damage to the crops is made on the basis of average of the past 7 years and not according to the count the production of the crop concerned previous year. Whether the government plans to overhaul this and whether the central government plans to give any special compensation to farmers whose crops have been damaged due to the pest control in Punjab. Thank you. This is my question to the ministers. सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था वो था सहकारी बैंकों में जिनको कवरेज नहीं दिया गया था, ऐसे किसानों को किस तरह से मुआवजा मिल सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए और पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये जिनको भी कोऑपरेटिव बैंक से कर्जा लेना होता है वो सारे किसान इसमें कवरेज है, 100% कंपलसरी कवरेज हर किसानों को मिल रहा है। आज तक की हमारे सरकार के पास जो जानकारी है इसमें कोई भी सहकारी क्षेत्र की बैंक से या किसान की ओर से जो इनको ऐसा कवरेज में उनका कर्जा लिया है और इनको कवरेज नहीं मिला है, ऐसी एक भी शिकायत आज तक हमको प्राप्त नहीं हुई। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। So, दूसरा ऐसे a report suggests that in Haryana a large number of farmers who got their crops insured during the Kharif season decided against in the Rabi season. Whether this is true and whether nationally a large number of farmers have opted out of this scheme due to its shortcomings. What has the central government done about this, sir? सर, जो रबी सीजन का क्रॉप इंश्योरेंस का मसला है और उसमें अभी तो इनकी कटाई और क्रॉप कटिंग चल रहा है, कई राज्यों से इनकी डिटेल आ रही है, तो अभी तक वो राज्य जो क्रॉप कटिंग का मसला होता है वो आप सबकी जानकारी में है कि वो राज्य सरकार के द्वारा ये सारा कार्यकलाप किया जाता है। सारे क्रॉप कटिंग के नतीजे इकट्ठे करके फिर वो सेटलमेंट के लिए भारत सरकार को भेजते हैं। अभी तक उसी वहाँ से ऐसी कोई दरखास्त आई नहीं है, जब भी आएंगी तो उस पर जरूर गौर किया जाएगा। थैंक यू। श्रीमती रजनी पाटिल। सर, आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इस उत्तर में मंत्री जी ने जो सी विभाग में जो उत्तर दिया है उसको आगे लेते हुए मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने उत्तर में ये लिखा है कि 1/11/16 से 31/12/16 का 60 डेज का 60 दिन का ऋण सरकार ने माफ करने का जैसे बता रहे हैं, लेकिन सर मैं आपके माध्यम से ऋण का ब्याज तो ये तो और ही खतरनाक है क्योंकि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात हो गई। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज लगातार हमारे खासतौर पे महाराष्ट्र में संपूर्ण ऋण मुक्ति की मांग हो रही है और खासतौर पे नोटबंदी की वजह से, अकाल की वजह से और आजकल होने वाली ओलावृष्टि की वजह से जो हमारा किसान बुरी तरह से पीट गया है, उनको संपूर्ण ऋण मुक्ति देने का कोई विचार सरकार करेगी या नहीं? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल उपस्थित किया कि अकाल की वजह से और अन्य कारणों की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और इसके चलते वो पूर्ण ऋण मुक्ति की बात के बारे में जानना चाहते हैं। इस सवाल के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, जो क्रॉप इंश्योरेंस और उनमें भी ये सवाल इनका ही है मैडम, सवाल के तहत मैं इनका जवाब दे सकता हूँ। आप अभी कोई नई मांग करेंगे और इस तरह पूर्ण रूप से सवाल में भी ये उनके लिए जो अपने जो नोटबंदी का इश्यू कर रहे हैं ना, विमुद्रीकरण का, तो इसीलिए जवाब में वो लिखा भी है कि विमुद्रीकरण के समय में
2 महीने के लिए नवंबर और दिसंबर में इनको इंट्रेंस के रूप में, इंटरवेंशन के रूप में 650 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है और इनकी मुदत भी बढ़ाई दी गई है और इनको ऋण के लिए मान्य भी कर दिए गए हैं। श्रीमती कानिमोझी। Loan waiver. I think a couple of days ago, farmers from Tamil Nadu, Tanjavur, who've been protesting here in Delhi, Jantar Mantar, have come and met the minister. They are asking for a loan waiver. We know that the farmer suicides are very high in Tamil Nadu. Around more than 400 farmers have committed suicide. There is a very bad drought condition in Tamil Nadu. There's no water for farming, and the loans are so high that the farmers are not able to pay it back. Will the government consider waiving of these loans like they've done in many other states? Thank you. For the farmers in Tamil Nadu. के संबंध में अपनी बात रखी। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, वहां जो भारी सूखा पड़ा था तो 1700 करोड़ की राशि कल हाई लेवल कमेटी ने तमिलनाडु के लिए मंजूर किया। थैंक यू। श्री शमशेर सिंह गल्लो। सर धन्यवाद। He has replied to that, isn't it? सर, कुदरती आफत से और ओलावृष्टि से फसलों का काफी पंजाब में भी नुकसान हुआ है और मैं ये मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो कंपनसेशन की रकम दी जाती है बड़ी बड़ी थोड़ी है, क्या उसको बढ़ाने का कोई प्रावधान करेंगे? और दूसरा, जो फार्मर्स सर होते हैं जो उनको मुआवजा मिलता है वो जमाबंदी में जो ओनर होता है उसी को मिलता है। कई पट्टे पे लेकर किसान जो है भूमि जो लैंडलेस होते हैं पट्टे पे जमीन लेते हैं, उनकी फसलें जब नुकसान होती है क्या उनको इंक्लूड करने के लिए प्रावधान किया है या नहीं किया? थैंक यू। माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि उनकी राशि जो मुआवजे में मिल रही है वो कम मिल रही है। अभी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि अभी राशि का जो निर्णय करना होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे उनको स्केल ऑफ फाइनेंस का निर्णय होता है। तो जिन क्रॉप का स्केल ऑफ फाइनेंस उस जिले की कमेटी तय करती है उसी को भारत सरकार मान्य करती है और उसी के तौर पे हम इनको देते हैं। और सम इंश्योर्ड करने का जो बीमित राशि का जो लिमिट था वो भी अब हटा दिया गया है, तो वो पूरी राशि का बीमा किसान ले सकता है और इनका भुगतान भी उनको किया जा सकता है। ये है कि जो पट्टे पे किसान लेता है लैंडलेस होता है उसको क्या उसको मुआवजा नहीं दिया जाता, क्या उनको इंक्लूड किया जाएगा? आप क्लैरिफाई करें। इन्होंने तो पूरे देश में जो नई प्रधानमंत्री फसल बीमा चली है उसमें पहले जो कैपिंग था कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का पूरा भुगतान नहीं होगा, उस कैपिंग को हटाकर अब पूरा भुगतान किया जा रहा है। लेकिन माननीय सदस्य पंजाब से आते हैं और वहाँ मैं पिछले 5 वर्षों का देख रहा था कि वहाँ के किसान, वहाँ की सरकार फसल बीमा नहीं कराती और सूखा पर भी कोई मेमोरेंडम वहाँ से नहीं आता है। ये पंजाब में इस बात की चिंता सरकार को वहाँ करनी चाहिए कि फसल बीमा योजना वहाँ भी लागू करे, वो नहीं करते हैं। और सूखा पड़ने पर सभी राज्यों से मेमोरेंडम आता है, एनडीआरएफ से सहायता जाती है, लेकिन पंजाब से नहीं आता। नहीं, ये नो डिस्कशन ऑन दिस। ये स्टेटेड अ पोजीशन। क्वेश्चन 242। यस प्लीज। नो, योर सप्लीमेंट्रीज आर ओवर। ठीक, लेट द आंसर बी गिवन। छत्तीसगढ़ पूछिए अपना सवाल। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जलवायु भूमि किसानों के पास में कारखाना खदानों के समाहित हो गया है। कुछ उपजाऊ जमीन अभी किसानों के पास है जिसके जरिए किसान अपने खर्च चलाना उनको होता है। वर्तमान स्थिति में रासायनिक खादों के कारण से पूरा जमीन खराब हो गया है।
ऊसड़ हो गया है, मुरुम पथरीली जमीनें हैं वहाँ के किसानों के पास, और उसके लिए किसानों को भूमि की पैदावारी किस तरह बढ़े, इसके लिए हमारे सरकार ने स्वाइन हेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत इनको पड़ी और उसके लिए सारे देश में लागू किया है। मोदी सरकार ने इस पर अधिक ध्यान देने के लिए भी कहा है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कार्य रूप दिया जा रहा है और प्रदेश सरकार को केंद्र से सहायता की आवश्यकता है, और उसके लिए मैंने जो कुछ प्रश्न किया था, आपका प्रश्न क्या है अभी? उसके लिए मैंने प्रश्न किया था, केंद्र सरकार 15-16 में केंद्रीय हिस्से की राशि प्रदेश को उपलब्ध कराई है और करा दी गई है, ये क्वेश्चन आया, इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आपका सवाल नहीं है कोई? थैंक यू। दूसरा प्रश्न पूछिए। दूसरा में भी अपने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय संचालित प्रयोगशाला को रेफरल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए उन्होंने अपने प्रस्ताव भेजा था। क्या उसके लिए प्रस्ताव आया है और वो स्वीकृत हुआ है? ठीक। माने इसको यूनिवर्सिटी में इसको स्वीकृति दे दी गई है। और माननीय सदस्य को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण है अभी पूरे देश में 50% तक नहीं गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 94% किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम पूरा कर दिया। थैंक यू। श्रीमती कहकशां परवीन। महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि छत्तीसगढ़ में कितने खेतों की मिट्टी की जांच वर्ष 2015-16 में किया गया है और उसमें कितने ऐसे खेत हैं जिनकी मिट्टी जो है वो खेती के लायक नहीं है? क्या इसकी जांच आपने करवाई है या क्या रिपोर्ट आपके पास में है? थैंक यू। छत्तीसगढ़ में जो हमारा लक्ष्य था 7 लाख नमूने एकत्र करने का था, उसकी तुलना में सरकार ने 7,87,000 मतलब कुछ ज्यादा ही नमूना उसने इकट्ठा किया है। और मैंने अभी बताया आपको कि उसमें 94% किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिया गया। थैंक यू। No, that's question over. Now question 243. Questioner not present, let the answer be given. Statement is laid on the table of the House. Supplementaries, Shri Ganeshan. Yeah. Thank you, Mr. Chairman, sir. Will the Minister of Railways please to reply? How many railway stations were selected to make them a spot station with all the modern facilities in Tamil Nadu? And which is the first station that you have selected to start the work? When the work will start and when it is supposed to end? Sir, I have a great regard for my colleague, the Honorable Minister, Honorable Member of Parliament. I will definitely, this is a priority for us, but unfortunately it doesn't fall into the question, but we'll definitely consider. Tamil Nadu is a very important state. Chennai is an important city. We are very concerned about all the travelers who go from there. I was in Chennai, as you know, for a long time in the last few days. Had a detailed meeting. We'll follow it up. Thank you. Shri Rajiv Shukla. सर, फ्लेक्सी फेयर स्कीम मंत्री जी ने तो कहा है कि काफी सफल है और उसकी वजह से 13% उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन असलियत ये है कि ये स्कीम उतनी सफल नहीं हुई है। उसकी वजह से जो दूसरी ट्रेन में आप कह रहे हैं आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्या आपको ये आपके पास डेटा है कि रेलवे के बराबर पैसेंजर्स अब जो है एयरलाइन से चलने लगे बिकॉज ऑफ दिस स्कीम? तमाम लोग जो है जो आपने शुरुआत की है, इससे न केवल आम पैसेंजर को परेशानी हो रही है, कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत से लोग अब एयरलाइंस में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि जो है किराया लगभग वही पड़ता है। तो इस पे आप इसको स्कीम को बंद करेंगे और फिर अगर नहीं बंद करेंगे तो दूसरी ट्रेन में क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं अगर इतनी सक्सेसफुल है? थैंक यू सर। हम लोग ट्रेन भी लॉन्च कर रहे हैं। सम्मानित सदस्य के जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले ही हम लोगों ने हमसफर ट्रेन का भी लॉन्चिंग किया और हमसफर ट्रेन ये भी प्रीमियम ट्रेन है और बहुत बड़ी मात्रा में सफल तरीके से चल भी रही है।
कुछ समय में ही, जैसे हमने कहा था 4 नए ट्रेन प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जिसमें उदय और तेजस, ये बहुत ही जल्दी लॉन्च किया। तेजस तो हम सफर के ऊपर भी होगी, तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों नहीं लॉन्च करें, हम लॉन्च कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और उसको लॉन्च भी करेंगे। साथ ही में ये जो योजना है उसके बारे में हमेशा उसका रिव्यू किया जाता है, और आपको कहने के लिए शायद खुशी होगी कि कुछ दिन पहले रिव्यू करने के बाद उसका जो 30% जो तत्काल कोटा हुआ करता उसको रिड्यूस करके 10% किया गया। पहला चार्ट बनाने के बाद यदि कोई सीट वैकेंट रहते, सिर्फ इसके कारण नहीं, किसी के भी कारण, तो उसके लिए हम लोगों ने उसमें 10% डिस्काउंट देने की भी शुरुआत की ताकि ऑक्यूपेंसी बढ़े। थर्डली, हमने कुछ समय 1 अप्रैल से योजना का लाभ होगा, जैसे मैंने परसों कहा, उसको नाम है अल्टरनेट ट्रेन पे उसको लगाया जाएगा। उसमें कोई भी आदमी मेल एक्सप्रेस ट्रेन पे भी यदि आपने बुकिंग किया होगा और उसी दिशा में यदि राजधानी जा रही है तो आपको ऑप्शन रहेगा उसी किराए में आप राजधानी से भी सफर कर सकते हैं या दुरांतो से भी सफर कर सकते हैं। इसी योजना को भी हमने लागू किया। सर, आज मुझे कहने के लिए खुशी है क्योंकि सभी सदस्य इसके लिए, तो हम लोग 1 अप्रैल से इसको और ज्यादा यूजर फ्रेंडली करने के लिए हम सफर स्टेशन में जिस तरह से हमने किया वो हम करेंगे। इसका भी ऐलान मैं आज कर रहा हूं, क्योंकि हमारी यह लगातार एक कोशिश है कि सर पहले जो स्थिति थी, ये जो प्रीमियम ट्रेन है या कोई भी है, रेल के लिए आमदनी के 2 ही स्रोत मेन, एक तो फ्रेट और दूसरा फेयर। अभी नॉन फेयर रेवेन्यू की भी हमने नई डायरेक्टरेट खोल के वहां से भी पैसे लेने की कोशिश करें। तो ये फ्रेट के लिए हमने बड़ी मात्रा में पॉलिसी रिव्यू कर रहे, लगातार रिव्यू कर रहे, फ्रेट रिड्यूस भी किया है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी करने जा रहे, डिस्काउंट भी दे जा रहे। उसी तरह से फेयर में भी मुझे लगता है एक ही टाइम फेयर फिक्स करके हम शांति से बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। लगातार उसकी निगरानी करनी होगी। मैंने रेलवे बोर्ड को आदेश देके रखे कि इमीडिएट फॉलो करते रहिए, जहां जहां यूजर फ्रेंडली कदम ले सकते लीजिए, उसमें रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, लोगों को भी लाभ होना चाहिए। श्री हरिवंश। धन्यवाद सभापति जी। इसलिए भी कि आज बहुत दिनों बाद सवाल पूछने का आपने मौका दिया। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा सवाल है कि उपलब्ध सूचना अनुसार सभी मद से टिकटों में रेल को अब तक 30,000 करोड़ का सालाना नुकसान है। इसकी भरपाई के लिए रेल मंत्रालय के पास क्या ठोस योजना है? क्या महज फ्लेक्सी फेयर सिस्टम से ही इसकी सरकार भरपाई करना चाहती है, रेल यात्रा महंगा बनाकर, या अन्य कोई ठोस योजना भी सरकार के पास है? सर, ये जो 30,000 crores is a public service obligation, and our very respected former Prime Minister is here. He has also been saying this. There is paying right user charges. ये हमें पूरी देश के हित में भी होगा, जो भी योजना जिस तरह से सरकार चलाते है उसके हित में भी होगा। लेकिन रेल का एक यूनिक सिचुएशन है, आम आदमी भी उस पर सफर करते हैं, उसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कम दाम में किस तरह से ले जाए, इसके लिए हम लोगों ने बड़े सालों से एक बहुत आसान तरीका ढूंढा था कि 2/3 आमदनी आती है फ्रेट से, 1/3 सिर्फ आती है फेयर से। तो हम लोग फ्रेट बढ़ाते गए और फ्रेट बढ़ाते बढ़ाते स्थिति आ गई कि रेलवे का फ्रेट आज हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो गई, रेल को नुकसान उसी तरह से भी और हो रहा है। तो इसलिए हमने फ्रेट को कम करने की शुरुआत की है। हम फ्लेक्सी फेयर से 30,000 करोड़ का ढूंढने की स्थिति में नहीं है और हो भी नहीं सकता। इसीलिए कुछ अच्छी व्यवस्था बनानी होगी, लेकिन साथ ही में हमने नॉन फेयर रेवेन्यू डायरेक्ट भी खोला है, जो रेल में पहले नहीं था। जो आपने पूछा किस तरह से घाटे का क्या आप करेंगे, नॉन फेयर रेवेन्यू डायरेक्टरेट से रेल के इतिहास में पहली बार हमने खोला है। उसमें हमने 17,500 करोड़ रुपए की टारगेट भी दिए। स्टेशन रीडेवलपमेंट जो करने जा रहे हैं उससे 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, कम से कम 10,000 करोड़ की भी उससे भी हमको रेल को पैसा मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। साथ ही में घाटा कम करने के लिए हम लोग ये भी कर रहे हैं कि कॉस्ट कम करें। 41,000 करोड़ हम लोग सिर्फ सेकंड हाईएस्ट जो रेलवे का कॉस्ट है सैलरी के बाद, वो हमने एनर्जी कॉस्ट कम करने के लिए भी कोशिश की है। यानी सभी चीजों के ऊपर लगातार काम हो रहा है। तो ये सिर्फ एक उसी से कोई घाटा निकलने का रास्ता नहीं है। जैसे हमारे मित्र राजू शुक्ला जी ने कहा कि ये प्रीमियम पैसेंजर जो पैसे नहीं तो प्लेन में जाएंगे। तो यदि आपका ही कहना है कि अभी आम आदमी ही सिर्फ प्लेन से सफर करता है तो बात अलग है, लेकिन सभी लोगों के लिए सहायता करने के लिए आम आदमी भी हो, प्रीमियम पैसेंजर भी हो, हर सेगमेंटेशन करके उनके लिए क्या दे सकते हैं, कैसी सुविधा दे सकते हैं। हमने गतिमान एक्सप्रेस शुरू की, मुंबई से दिल्ली से आगरा जाती है, वो भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। जो लोग दे सकते हैं उनसे यदि वो देने की स्थिति में लेना चाहिए, लेकिन अतिरिक्त भार नहीं होना चाहिए ये सोचते हुए, और साथ ही में हमारे कंपटीशन को भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। यदि हम पैसेंजर खो के एयरलाइन को दे रहे हैं तो उसका मतलब कुछ नहीं बनता, और ये मैं आपके सहमत भी हूँ। इसलिए मैंने कहा है हमारे रेलवे बोर्ड को कि लगातार रिव्यू करके
एक सिर्फ करके बात नहीं होगी, हम रिव्यू करते रहेंगे, लगातार उसके ऊपर कदम उठाते रहेंगे। Question 244. Questioner not present. Any supplementaries? Yes. Respected Chairman, irrigation through bore wells are the risk of the farmer and makes them in the debt stress. Based on the solar power generation, if we provide water pump sets to irrigate, it will help. But the solar pump set provision is not fully catering to the needs of the irrigation from the bore wells to the farming community. On this, I would like to know from the Minister whether they are contemplating to utilize both solar and wind hybrid versions of the power generation water pump sets so as to give them the assurance of the 24/7 to cater to their irrigation needs into the fields. Thank you, sir. Thank you. सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न में मुद्दे उपस्थित किए हैं कि सोलार पंप की जो सिस्टम किसानों में अभी लगाने का शुरू किया है वो किसान फ्रेंडली नहीं है, इस बात के साथ मैं भी सहमत हूँ। सर, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, दुनिया में इनका आविष्करण हो रहा है और बहुत भारी मात्रा में बिजली और डीजल का जो खपत की खेती में लगता है उससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। तो यदि इनको कम किया जाए तो इसके लिए जो रिन्यूएबल डिपार्टमेंट है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा वाला, उसी के चलते योजनाएं चलाई जा रही है मुख्य रूप से। और अभी तक देश में 2,09,045 सोलर पंप वो लगाए गए हैं, उनका राज्यवार भी बहुत ब्यौरा है मेरे पास। मगर उन्होंने दूसरा एक सवाल जो उठाया है कि विंड फार्म को इनके साथ जोड़ के करने का, मगर ऐसा मॉडल अभी तक योजना में लागू करने के लिए स्वीकृत नहीं है। इसको हम संशोधन करने के लिए और इसका अभ्यास करके उन्हीं को भी लागू करने की सहूलियत यदि किसानों को लगती है तो उस दिशा में भी सोचा जाएगा और इसमें आगे काम किया जाएगा। श्री अनिल साहनी। सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा पंप जो अभी विकसित नहीं है भारत में और बहुत सारे किसान को इसके संबंध में मालूम नहीं है, तो इसके प्रचार के लिए आप क्या व्यवस्था किए हैं कि आने वाले दिनों में जो है सो किसान इसके प्रति उत्साहित हो और अपने खेत को सौर ऊर्जा के द्वारा लगावे। इसे कृषि मंत्रालय क्या उपाय किया है, इसके प्रचार के लिए क्या व्यवस्था की है? सर, ऐसे नए आविष्करण जो भी होते हैं और खेत में नए संशोधन जो भी होते हैं, वो ये मैकेनाइजेशन के संबंधी हो, बीज के संबंधी हो या खाद के संबंधी हो, उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारे विभाग की ओर से किसानों के मेले लगाए जाते हैं। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी है कि हमारे कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से राज्य स्तर के मेले लगाए जाते हैं, इसमें इन सारी टेक्निकों को प्रदर्शित किया जाता है। सभापति जी, मैं ये बताते हुए मुझे खुशी है कि मैं पहले भी किसान मेलाओं में जाया करता था, तो वहाँ पहले सिर्फ किसान लोग ही आते थे और वो भी सर पे पगड़ी वाले ही ज़्यादातर देखने को मिलते थे। मैं अभी हरियाणा में एक किसान मेले में गया था, हरियाणा सरकार ने बनाया था, और हमारे कृषि अनुसंधान परिषद के एक मेले में मुझे जाने का मौका मिला। उसमें बहुत ही जुवान यंग लड़के और लड़कियां उसमें घूम रहे थे और वो नई नई टेक्निकों में रुचि ले रहे थे। तो ऐसे मेलों के माध्यम से और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हम किसानों के बीच में जाकर इनका प्रचार कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको बताऊंगा कि ICR कृषि विज्ञान संस्थान रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से तो हम अपने मंत्रालय के द्वारा करते हैं,
लेकिन इसका बड़े पैमाने पर जागरूकता लाने के लिए जो व्यवस्था है, नाबार्ड बैंकों के जरिए और राज्य एवं जिला स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से भी सोलर पंपों को लोकप्रिय बनाने का पूरे देश में अभियान चला है और राज्यों को इसके लिए सहयोग हो रहा है, क्योंकि फील्ड तक ये प्रदर्शन राज्य के माध्यम से ही हो सकता है। फ्रंट लाइन का हम करते हैं। डॉक्टर प्रभाकर कोरे। एक तो ये सोलर पंप का बहुत जरूर है कि एग्रीकल्चर को 3 इम्पोर्टेंट है। एक तो पानी उपलब्ध, फर्टिलाइजर और पावर, ये तीनों जब तक तीनों का फैसिलिटीज नहीं होता तो आजकल फार्मर्स का हाल इतना बुरा है। मैं इसके बारे में, सोलार के बारे में पूछना, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। ये पंप तो सक्सेस हो गए सब जगह में, लेकिन कॉस्ट इतना इसका कॉस्ट है कि आपको 5 HP मिनिमम 5 HP लगाना है तो 10 लाख रुपए खर्च आएगा, और सरकार ने सिर्फ 2 लाख उसमें सब्सिडी दे रहा है। और जो बैंक नाबार्ड बोला, नाबार्ड और बैंक से उसका इंटरेस्ट भी 11% से ऊपर है। इसलिए इट्स नॉट अफोर्डेबल। वेदर गवर्नमेंट हैज टू प्लान एटलीस्ट एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ये सब फैसिलिटी देना पड़ता है। कम से कम 1 HP को कम से कम 1 लाख सब्सिडी दिया तो इसका एलिजिबल फार्मर्स को यूज हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू। सर, ये खोरे जी ने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। ये जब तक कोई नई चीज आती है तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इनका असर होता है। तो अभी तक हमारी जो सिचुएशन है वो 30% सब्सिडी हम दे रहे हैं, और आगे वो HP के प्रति 1 लाख की सब्सिडी की उनकी जो मांग है उस सुझाव पे भी सरकार गौर करेगी। थैंक यू। क्वेश्चन 245। मेरा क्वेश्चन 245। विवरण सभापति। सर, जवाब सभापति। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि दुधारू जानवर, गाय, भैंस, ऊंट, बकरी आदि जहरीले घास या कैटल फीड या कभी कभी अंदरूनी दुश्मनी के कारण भी जानवरों को जहर दिया जाता है, और उसके कारण किसान और मारधारी लोग गुजरात में ज्यादा संख्या में दुधारू जानवर रखते हैं, पर ये जांच गुजरात में नहीं होती है। गुजरात के गांधीनगर से ये सैंपल पुणे भेजे जाते हैं और बाद में वहां से जांच की रिपोर्ट आके हमारे किसानों को मिलती है। तो मेरी मंत्री जी से विनती है कि जैसे गुजरात दूध उत्पादन में सबसे अग्रसर स्टेट है, तो गुजरात में भी इसकी मृत्यु के बाद की जानवर की पोस्टमार्टम की जांच जल्दी हो, और किसानों को उसके बाद भी जानवर खरीद के लाने पड़ते हैं, तो जो जब तक जांच नहीं होती है तो वो उनके इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो गुजरात में जल्द से जल्द ऐसी कोई प्रयोगशाला केंद्र सरकार द्वारा वहां शुरू की जाए, ऐसी क्या सरकार की इच्छा है? ये जो माननीय सदस्य श्री ने सवाल उठाया था वो उनका था न्यायालयिक प्रयोगशाला का होना, फॉरेंसिक लेबोरेटरी का होना। और गुजरात का जो इश्यू उन्होंने बताया कि उनके जांच के लिए हैदराबाद या पुणे भेजना पड़ता है, ये बात संपूर्ण सही नहीं है। कुछ विषय में ये किस लिए भेजना पड़ता है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी का मतलब होता है कि उनको वहाँ के गृह विभाग के द्वारा किसी लेबोरेटरी को मान्य करना, ये राज्य सरकार का अधिकार भी है और उनको एक करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सदस्य श्री को बताना चाहता हूं कि इनके सवाल को देख के मुझे पता लगा कि ये इश्यू गुजरात का है, तो मैंने गुजरात के ही पशुपालन मंत्री से आज सुबह ही बात किया और मैंने कहा कि आपको इस विषय में कोई असुविधा हो तो बताएं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम कभी भी यदि ऐसी कोई न्यायिक बात की जरूरत पड़ती है तो जो
गुजरात की फॉरेंसिक लेबोरेटरी है उसके माध्यम से उनको वो नमूने का पृथक्करण करवा लेते हैं। यदि इनको लेबोरेटरी की हर जिले में व्यवस्था है और हमारे डेयरी सेंटरों के माध्यम से उनके भी बहुत सारे सेंटर्स वहां चल रहे हैं, उनको न्यायालय की जो अदालती फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जो आवश्यकता है उनकी मेरे हिसाब से कोई अभी जरूरियात नहीं है। एज पर राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई दरखास्त भी नहीं है और उनको जरूरत होगी तो राज्य सरकार उनको कर भी सकते हैं। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। सर, मेरे आनंद जिले के काड़ी तलावड़ी गांव में एक साथ बहुत सारी गायें मर गई थी। अभी जो किसान गाय लाता है 50-50 हजार की लाता है और जब तक उसका जांच का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है उसको जो इसका बीमा है वो नहीं दिया जाता है। इसलिए ये मैंने किसानों ने आकर प्रश्न किया, इसलिए मैंने उठाया है। अगर हो सके और इसका एक प्रयोगशाला गुजरात में डाला जाएगा तो हम इनके बहुत आभारी होंगे। मैंने बताया सर कि लेबोरेटरी ऑलरेडी है। यदि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट की लेबोरेटरी को भी फॉरेंसिक लेबोरेटरी घोषित करना है तो राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है। यदि वो चाहे तो गुजरात की किसी भी लेबोरेटरी को जो हमारे डिपार्टमेंट की है उनको भी वो मान्यता दे सकते हैं और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपनी वहाँ की फॉरेंसिक लेबोरेटरी आपको दे सकती है। यदि फिर भी आपको यदि इसमें कोई असुविधा है तो आप हमारे पास उस पर्टिकुलर केस को भी लेके आइए तो हम इसको देख के इसमें क्या आपकी सहायता की जाती है वो जरूर करेंगे। थैंक यू। श्री निषाद। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जानना चाहता हूँ क्योंकि दुधारू जानवरों को अच्छे किस्म की घास चारा उपलब्ध कराने के संबंध में है। भारत सरकार के कई ग्रास अनुसंधान केंद्र चल रहे हैं, जैसे झांसी में है और कई जगह हैं, तो सफ़ेद हाथी की तरह है। उनका क्या कार्य है, उन्होंने अब तक क्या काम किया है? हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी में तो कहीं एक भी सेमिनार नहीं करते, ना कोई मीटिंग करते हैं, ना कहीं केवल कागजों में मीटिंग करते हैं। तो क्या ये जो ग्रास अनुसंधान केंद्र बने हैं पूरे देश स्तर पे ये विषाक्त चारा न पैदा हो उसके लिए इनकी कुछ इन्होंने कुछ काम किया है? सबसे पहले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि चारा ही नहीं किसी भी किस्म के यदि अनुसंधान केंद्र बने हैं तो उनका पहला काम है कि उच्च वैरायटी के पैदावार निकालना और उसका वो फ्रंट लाइन एक्सटेंशन करते हैं अपने कैंपस के अंदर और कुछ किसानों के खेत में। लेकिन हर किसान के खेत पर जाए इसके लिए राज्यों के अंदर एक योजना भारत सरकार अलग से चलाई है, चारा के लिए अनुदान देती है और राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि फील्ड तक ले जाने के लिए हर जिला के अंदर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के 250 कर्मचारी 300 होते हैं। एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, फिशरी के जिला में, ब्लॉक में और पंचायत लेवल पर भी फार्मर्स फ्रेंड्स की व्यवस्था की गई है। तो फील्ड तक एक कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र के 12 वैज्ञानिक देश के सभी किसानों के और यूपी के सभी किसानों के खेत पर वो नई वैरायटी का चारा नहीं ले जा पाएगा, इसमें राज्य सरकार की भूमिका होती है। और चारागाह संस्थान जो है पर है उसको हम बधाई देना चाहेंगे कि पिछले 3-4 वर्षों में वो बहुत अच्छे वैरायटी का चारा पैदा किया है जो दूध के उत्पादन के बढ़ाने में उसकी बड़ी भूमिका हो रही है। थैंक यू। क्वेश्चन 246 विवरण सभापति शरद जी। Chairman, sir. Question is here. Sorry, I'm sorry. I'm Yes, sorry. sir. I'm sorry. आप अपना प्रश्न पूछिए। Yes, sir. The Honorable Minister has no doubt given a comprehensive reply to my question. But, sir, I have a list of mandis where prices of tur, masoor, green gram and black gram and others have fallen much below the MSP. The price fall is in almost all major mandis. It is not prepared by me, sir. It is prepared by Agmark. So the reply might have to be rechecked. So due to efforts of our farmers, this year we have bumper crop of pulses. This has happened primarily because farmers have grown pulses in more acreage because they got good price last year. For example, last year the price of whole unmilled tur dal was 9,300 rupees per ton. Now it has fallen to 4,800 rupees per ton.
which is much below the MSP of rupees 5,050 announced by the government, which includes bonus of 425 and also an additional bonus of 450 given by government of Karnataka. So I would like to know from the Honorable Minister, sir, when you are exporting, when you are allowing export of Kabuli Channa, when you are allowing export of 10,000 tons of pulses and lentils and export of all pulses to Bhutan and Maldives, what constraints the ministry have to permit export to other pulses, other than tur dal, to countries which helps farmers to get remunerative prices? Thank you. And also, sir, if Government of India doesn't want to permit export, will it consider procuring tur dal to market intervention scheme or price support Question, scheme? please. You have asked one question. Don't make a speech. Yes, sir. You have asked a question. Let the answer be given. दलहन के समर्थन मूल्य में न सिर्फ भारी वृद्धि की बल्कि बोनस भी दिया है और कर्नाटक की सरकार भी यदि बोनस दे रही है तो मैं इसके लिए उस सरकार को बधाई देता हूं। जहां तक खरीद का सवाल है, ये बड़े पैमाने पर ये पूरे देश में जिन राज्यों से ये सूचना आई है कि समर्थन मूल्य से नीचे है उसकी खरीदारी हो रही है और उसकी तिथि बढ़ाकर हमने 15 तारीख भी कर दिया, अगले 15 तारीख अप्रैल तक। Thank you. Second question. So the government has got 5 to 6 lakh tons of shortage. I would like to know from the Honorable Minister that you are importing pulses from Mozambique and other places. What is the landing cost of pulses from Mozambique and whether the cost is in tune with what we are paying as the MSP in our country? Thank you. के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं रहे, हम सबको पता है, और हमको ज़रूरत है 24 मिलियन टन का और हम 17 मिलियन टन उपजाते हैं। इस वर्ष पहली बार रिकॉर्ड बना है कि देश के किसानों ने मेहनत की है, राज्य सरकारों ने भी मदद की है, हमारे वैज्ञानिकों ने भी उसमें काफ़ी मेहनत की है और बम्पर उत्पादन दाल का लगभग 4.5-5 मिलियन टन होने का अंदाजा है। लेकिन फिर भी जितना चाहिए, पहले से भी हमारे यहाँ कमी रही है, लेकिन बम्पर उत्पादन के बाद भी हमको उस स्थान पर हम अभी नहीं जा रहे हैं जितनी ज़रूरत है। तो इसमें हमको 2 साल समय लगेगा और हम जरूर विश्वास दिलाना चाहेंगे कि 2 साल 3 साल लगते लगते हम दलहन के मामले में भी आत्मनिर्भर करेंगे। बाकी दलहन के जो आयात हो रहे हैं, उन्होंने निर्यात के विषय में जो कहा, तो अभी तो जितनी हमारी ज़रूरत है बम्पर उत्पादन के बाद भी उतना नहीं हो रहा है, लेकिन अभी उत्पादन आवक शुरू हुआ है तो हमने कहा है कि अब बाहर से जो ला रहे हैं उसका थोड़ा सा आयात शुल्क बढ़ाइए, क्योंकि अभी आवक है, लेकिन फिर भी जितना जरूरत है उतना हम 2-3 उनका सवाल था लैंडिंग कॉस्ट का। नहीं, मैंने बताया ना कि निर्यात हम अभी आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। नहीं, वो सही है। वो ये पूछ रहे हैं कि लैंडेड कॉस्ट क्या है, जो आप कहां से ये जानकारी मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा। That information will be given to you, शरद जी। सर, चेयरमैन सर, कृषि मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग सब तरह के प्रयास आपने बताए, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, वैज्ञानिक की तरफ से, उत्पादन 30% के लगभग आगे बढ़ा है और दाल का जो MSP है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूँगा कि दालों का जो डिस्ट्रेस सेल है वो हमारे सारे प्रयासों को पूरी तरह से ख़त्म करेगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस मौके पर आप कितना इंपोर्ट किए हैं दाल को। काबली चना आपने जवाब में दिया है, लेकिन आपने काबली चना कितना इंपोर्ट किया है और कितने दाम पे किया है? यानी ये चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मंत्री जी को इतनी बड़ी बात नहीं मालूम है। ये सारे प्रयास में संतुलन चाहिए। वो संतुलन जो है वो बाहर की कीमत और यहाँ की कीमत पर सप्लाई एंड आपका माल डिमांड एंड सप्लाई में उस पर बड़ा भारी असर पड़ता है। ये डिस्ट्रेस सेल शुरू हो जाता है। अभी पूरे देश में डिस्ट्रेस सेल हो रहा है, 1000 रुपये का, 500 रुपये का, 700 रुपये का, हर तरह की दाल में। और मैं जिस इलाके से आता हूँ वो दोनों इलाके दाल वाले हैं, चाहे वो कोसी का इलाका है
और चाहे वो जबलपुर से लेकर के भोपाल के इलाके का है, बीच का है। यहाँ बड़े पैमाने पर डिस्ट्रेस सेल हो रहा है। इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? थैंक यू। और ये इंपोर्ट जो है उसके बारे में बताइए। ये 10 राज्यों से जो जानकारी आई, देखिए खरीद का काम मूल्य स्थिरीकरण फंड के माध्यम से फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के माध्यम से होता है। तो जिन जिन राज्यों से ये मांग आई, ऐसे 10 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, और यहाँ ये प्रारंभ कर दिया गया है। और मैंने बताया कि इस डेट को ही 15 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। जहां तक मांग आपूर्ति, तो इसके लिए जो फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है और कृषि मंत्रालय है, तीनों की एक समिति बनी हुई है और उसका ध्यान रखती है। बाकी जो आप विवरण मांग रहे हो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। कि जीरो इंपोर्ट ड्यूटी है आपके गेहूं पर और इस पर भी जीरो इंपोर्ट ड्यूटी है, यानी ये बात आपका जो प्रयास है उसको पूरी तरह खत्म करेगा। इसके बाबत आपका क्या प्लान है, क्या आपकी योजना है? इस संबंध में मैंने बताया कि हमारे 3 मंत्रालय के जो सचिव है उनकी एक कमेटी बनी हुई है कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं। नहीं, ये इंपोर्ट ड्यूटी पर जीरो है, उसके बारे में क्या है आप क्या प्रयास? ठीक है शरद जी, थैंक यू। इनके मंत्रालय से संबंधित सर। ठीक, ठहर जाइए सर, आप बोल, नहीं शरद जी बोलने दीजिए। शरद जी ने 2 सवाल पूछे। एक तो जहां तक प्रोडक्शन का मामला है, प्रोडक्शन जो है पिछली बार जो है 170 लाख टन हुआ था, उसके पहले 172 लाख टन हुआ था। तो उसके कारण से क्या हुआ, डिमांड जो था हर साल 1 मिलियन टन बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन के मुताबिक हो जो भी हो। तो 226 लाख टन था, बढ़कर के 236 लाख टन क्या कहते हैं कि हो गया। और उसके बाद जो है फसल जो है 172 लाख टन से घट करके 170 लाख टन क्या कहते हैं कि हो गया। अब डिमांड और सप्लाई में अभी जो इस बार डिमांड और सप्लाई में काफ़ी अंतर था, 59 लाख टन का अंतर था। लेकिन जो इंपोर्ट हुआ वो इंपोर्ट बहुत कम हुआ। इंपोर्ट हम नहीं करते हैं, इंपोर्ट जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग करते हैं, कुछ हम लोग भी करते हैं। उसके कारण से क्या हुआ, दाम जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। फिर सरकार ने एमएसपी में बढ़ावा दिया, सारा चीज़ किया, और इस बार क्या कहते हैं कि 224 लाख टन का क्या कहते हैं कि उत्पादन का जो है सो लक्ष्य क्या कहते हैं कि हमारा है। और उसके बाद भी जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यदि 236 लाख टन का क्या कहते हैं कि हमारा डिमांड होगा तो उसमें कमी क्या कहते हैं कि होगी। जो इम्पोर्ट है वो प्राइवेट सेक्टर के लोग क्या कहते हैं कि इम्पोर्ट क्या कहते हैं करते हैं। सरकार ने अपने स्तर से जो है आयात क्या कहते हैं कि बिल्कुल जो है बंद कर दिया है, और अभी जो है क्या कहते हैं कि आयात ड्यूटी जो है 0% क्या कहते हैं कि है। तूर आदि का जो आयात कर पर जो है हम जो है विचार कर रहे हैं कि उस पर क्या कहते हैं कि इंपोर्ट क्या कहते हैं कि लगाने हेतु विचार कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मूल बात यह है कि केंद्र सरकार किसानों को दलहन का जो भाव मिलना चाहिए उसको देने के बजाय इंपोर्ट में ज्यादा रुचि दिखा रही है। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा मेरे माननीय सदस्य ने, जिसका उत्तर वो नहीं दे पाए। जो मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, तुअर दाल के जो इंपोर्ट एवरेज इंपोर्ट आपने लैंडेड प्राइस रही है लगभग 10,000 रुपया पर क्विंटल रही है, लेकिन आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी है 5,500 रुपया क्विंटल। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, अभी ये जवाब ना दे सकते हो तो कम से कम लिख के जवाब हम लोगों को दे दें, सदन को उपलब्ध करा दें कि लैंडेड प्राइस तुअर, मूंग और उड़द की क्या थी पिछले वर्ष में और उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। ये अगर लिखित में हमको उपलब्ध करा दें तो हमको जानकारी मिल जाएगी कि आखिर अभी इसी 2016 की, तो उसमें पहले तो जानकारी होना चाहिए था। माननीय सभापति महोदय, ये माननीय मंत्री जी की असफलता है कि आप लैंडेड प्राइस सदन को नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एहतियात आपने बरता है, आपने हम बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं। तो माननीय मंत्री जी हमको इतना भर बता दें
कि लैंडेड प्राइस तुअर, उड़द और मूंग की कितनी थी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने कितनी दी। और अगर हमारा सुझाव यह है माननीय कि अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस लैंडेड प्राइस के आसपास रख देंगे तो अपने आप किसान यहाँ अपनी पैदावार बढ़ा देगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, इस पर माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें। मैंने शुरू में ही बताया कि लैंडेड प्राइस और ये तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन ये जो समर्थन मूल्य है, ये समर्थन मूल्य लगभग पिछले 2 वर्षों में 2 सीजन आप देखें पिछला, तो 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले बार 500, फिर उसके बाद 500, 1000 की बढ़ोतरी, इतनी बढ़ोतरी शायद कभी हुई होगी। दूसरा कि हम किसानों को उसका जो समर्थन मूल्य है वो देने में कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है कि पहली बार देश में समर्थन मूल्य से जिस राज्य में भी, मेरा उत्तर सुन लीजिए, मेरी उत्तर सुन लीजिए, मेरा उत्तर सुन लीजिए, बैठ जाइए कि शायद माननीय सदस्य को जानकारी का संकट है कि पहली बार देश में किसी भी दलहन की कीमत समर्थन मूल्य से अधिक कम हुआ है और राज्यों ने प्रस्ताव दिया है, तो हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री ने मूल्य स्थिरीकरण फंड और अन्य योजनाओं के तहत खरीदारी शुरू की है, खरीदारी चल रही है। 10 राज्यों का मैंने नाम लिया, लेकिन मेरी पूरी बात सुनिए सर। और कहीं किसी राज्य में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया न कराया तो हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री को थोड़ी कठिनाई होती है। इन्हें खरीद का काम हमारा फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर बड़ी तेजी से पहली बार किसानों को ये लाभ दे रहा है, पूरे देश में खरीद हो रही है। आप 1 मिनट, एक मिनट, आप मंत्री जी 1 मिनट। अब मैंने तो कहा जो उपलब्ध करा वो तो मैं दे देंगे आपको। That assurance has been given. सर आजादी के बाद पहली बार अभी तक सिविल सप्लाई मिनिस्टर रहे हैं, शरद जी भी रहे हैं, सारे के सारे लोग हैं। मालूम है कि सरकार एमएसपी का रेट तो 22 वस्तु पर तय करती है, लेकिन खरीदती है सिर्फ जो है धान और क्या कहते हैं चावल और गेहूं, बाकी चीज को नहीं खरीदती है। नहीं वही हमने कहा, तो नहीं खरीदती है। पहली बार आज़ादी के बाद में हुआ है कि जब यहाँ हमको लगा दाल के संबंध में, तो दाल का क्या कहते हैं कि हमने कहा कि बफर स्टॉक बनाएंगे। आज तक कभी बफर स्टॉक क्या कहते हैं कि नहीं बना था, लेकिन दाम की बढ़ोतरी को देखते हुए जो इन्होंने सुनिए जो इन्होंने कहा कि सरकार ने बोनस दिया, एमएसपी दिया। गुप्ता जी बैठ जाइए, प्लीज डोंट इंटरप्ट। हम तो कह रहे हैं, हम भाई तो सुन लीजिए जवाब कि जब देखिए सरकार को दोनों तरफ से मार पड़ती है। जब 200 रुपए किलो बिके तो भी मार, और यदि एमएसपी से कम में बिके तो भी मार। समझने के एक मिनट है तो हम अरे भाई बैठ जाइए। इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेशन। तो सर नहीं प्लीज जवाब पहले आप सुन लीजिए जवाब प्लीज। दिग्विजय सिंह जी जब नहीं प्लीज लेट द ऑनरेबल मिनिस्टर कंप्लीट। भाई नहीं सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए जवाब। दिग्विजय बाबू बहुत ही टॉप पोस्ट पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, सारी चीज को समझते भी हैं। हम सिर्फ इतना ही हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने भी जब देखा कि दाम बढ़ रहे हैं तो हमने कहा कि हम 20 लाख टन का बफर स्टॉक बनाएंगे। पहले 1.5 लाख टन हुआ, फिर 5 लाख टन हुआ, फिर 20 लाख टन। ठीक 20 लाख टन में हमने कहा कि 10 लाख इंपोर्ट करेंगे और 10 लाख इंपोर्ट से करेंगे और 10 लाख यहाँ से करेंगे। लेकिन जब यहाँ पैदावार ज्यादा होने लगा तो 15 लाख टन यहाँ से खरीद चुके हैं। ये बात जो हमने कहा कि 170 लाख टन पिछली बार पैदावार हुआ था और 240 लाख टन हुआ है, तो हमारे पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम एक ही बार सबको खरीद लें। हम धीरे धीरे खरीद रहे हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि मैक्सिमम क्या खरीद चुके हैं और खरीदेंगे। श्री शंकर भाई वेगाट नहीं शरद जी आप पूछ चुके। आप अगर जवाब
इसमें कैसे संतुलन कायम करेंगे, ये मैंने पूछा। इसमें क्या कारण है, इतना अंतर क्यों होता है? नहीं, तो यही पूछा इन्होंने। तो यदि आपने प्रोटेक्ट करेंगे तो कौन करेगा? उन्होंने कहा कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, इट्स एन एश्योरेंस। नहीं, चलिए आप पूछिए। सभापति जी, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, किसान जब खेत में फसल इकट्ठी करके जब एपीएमसी सेंटर में आते हैं तो इसकी दाम बहुत कम हो जाती है और कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि टमाटर, आलू या पत्ता गोभी उसको खेत में से बाहर निकालने के पैसे भी लगाना पड़ता है। तो मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एपीएमसी सेंटर है वो पूरा इंडिया का जितना एपीएमसी सेंटर है हर स्टेट का, उसको ऑनलाइन जोड़ने की बात हुई थी पहले, तो अभी उसका काम चल रहा है या चल रहा है तो कब तक पूरा होगा? इसके किसान को इसका फायदा मिलने वाला ऐसा है कि मैं प्रत्यक्ष देखा है, हैदराबाद में एक ऐसी संस्था थी, वहां थैंक यू, हैदराबाद के अब अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में से कलर के गुलाब के फूल लेके आए थे, वो ऑनलाइन हिंदुस्तान में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा था और विदेश में भी बेच रहा था, अपना मनमानी वो कीमत ले रहा था। तो इसकी तरफ से पूछिए, आपने जवाब सुन लीजिए। थैंक यू। उनका जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है। वो राष्ट्रीय कृषि मंडी की जो लॉन्चिंग 14 अप्रैल 16 में हुई थी, 2 अक्टूबर 16 तक 250 मंडियों में काम शुरू हो गया है और बाकी में ये शुरू है और मुझको लगता है कि अगले महीने तक 150 और मंडी जुड़ जाएगी और 585 मंडियां मार्च 18 तक निश्चित रूप से इस व्यवस्था में जुड़ जाएगी। थैंक यू। क्वेश्चन 247 लेट द आंसर बी गिवन। थैंक यू। सप्लीमेंट्री। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि जो लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 है उसके हिसाब से कोई भी अगर खुदरा मूल्य से या मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर सामान बेचता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है और राज्य सरकारें कार्रवाई करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं खुलेआम, चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे दूसरी जगह हो, यहाँ तक कि जो और भी रिटेल शॉप सब जगह एमआरपी के ऊपर सामान बिकता, खासतौर से पानी की बोतलें वहाँ पे 5 स्टार होटल में तो बहुत ही नाप शनाप पैसे में बिकता। तो हमसे जानना चाहते हैं कि कितने लोगों पे आपने अभी तक कार्रवाई की, कोई डेटा आपके पास है या राज्य सरकारों ने कोई डेटा दिया आपको? तो अगर आपने उसके लिए क्या क्या उपाय आप कर रहे हैं कि इस तरह लोगों को, कंज्यूमर्स को नुकसान ना हो? एमआरपी में 3 तरह की शिकायतें आती है। एक शिकायत होता है कि जो एमआरपी डिक्लेयर नहीं करता है। दूसरा तरह का शिकायत आता है कि जो ड्वेल एमआरपी रखता है, एक ही प्रोडक्ट्स के लिए पानी का बोतल है तो एक के लिए एक जगह पर 20 रुपया रख दिया, एक जगह पर 25 रुपया रख दिया, 30 रुपया रख दिया। चौथा और तीसरा है कि एमआरपी से क्या कहते हैं कि अधिक दाम पर जो है वो लिया जाता है। और एक ये भी होता है कि एक ही एमआरपी है, यदि सिनेमा हॉल के भीतर में जाइएगा तो उसका एक कीमत रहेगा, बाहर में जो है उसका कम कीमत रहता है, होटल में जाइएगा तो बाहर में कम कीमत है, स्टार वाला होटल कोई में जाइएगा तो डबल ट्रिपल हो जाता है, प्लेन में चले जाइएगा तो एमआरपी लिखा ही नहीं रहता है, उसका कुछ रहता है। ये 3 तरह के क्या कहते हैं कि हैं। तो 2009 का जो आपने एक्ट का कहा उसमें जो 36 धारा है, वो 36 धारा के तहत जो है उसमें जो है पहले जुर्माना जो है वो 25,000 रुपया तक है, दूसरी बार करेगा तो 50,000 रुपया तक है, तीसरी बार जब करेगा तो 1 लाख जुर्माना या 1 साल की सजा या 1 साल की सजा और क्या कहते हैं कि जुर्माना का जो है प्रावधान क्या कहते हैं प्रावधान किया गया है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं एनसीडीआरसी ने इसमें जो है बड़े कदम उठाया है और अभी क्या कहते हैं बोतल बंद पानी के संबंध में जो है उसने 5 लाख रुपया क्या कहते हैं कि जुर्माना भी क्या कहते हैं किया है। और भी अभी हम बीसीसीआई हमारी क्या कहते हैं कि राजीव शुक्ला जी हैं, बीसीसीआई ने भी जो है उसके यहाँ भी शिकायत गई थी एमआरपी के संबंध में और उन्होंने क्या कहते हैं कि लिखा और क्या कहते हैं कंट्रोलर ने और बीसीसीआई ने तुरंत एक्शन लिया और उस संबंध में उन्होंने जो है सारे के सारे को आदेश दिया कि इसको बंद करो। दूसरा जो आपने सवाल पूछा
कि कितने शिकायतें आई है। शिकायत हमारे पास में क्या कहते हैं कि आई है जो राज्य सरकार के माध्यम से वो आई है 2016-17 में 5,698 क्या कहते हैं कि आई है। एक्शन का जहां तक सवाल है, राज्य सरकारें एक्शन लेती है। हमने राज्य सरकार को 4 बार लिखा है, 24/10/2016 को लिखा, 2/12/2016 को लिखा, 23/3/2017 को लिखा, लेकिन जो है 22/3/2017 को, लेकिन अभी तक जो है किसी राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये कंज्यूमर के साथ में धोखाधड़ी है। ये क्या कहते हैं कि जो ट्रेड मिसलीडिंग ये सारा का सारा क्या कहते हैं धोखाधड़ी है। और इसलिए हम राज्य सरकार, अभी मैंने 18 तारीख को बैठक बुलाई थी, सारे कंट्रोलर को की बैठक बुलाई थी और सब लोगों से हमने कहा कि आप लोग राज्य से आते हो, इस पर कड़ी कार्रवाई करो जिससे कंज्यूमर के इंटरेस्ट की रक्षा हो सके। और आपके माध्यम से हम राज्य सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लेकर के भेजने का काम करें। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन जी के जवाब से अब मामला और भी गंभीर हो गया कि राज्य सरकारें सुनी नहीं रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रही और जो कंज्यूमर और भोक्ता वो लूटा जा रहा है। जैसे एयरलाइंस का बताया 50 रुपए की छोटी बोतल एयरलाइंस में जो 10 रुपए की होनी चाहिए, तो ये तो बहुत लूट का मामला कंज्यूमर के साथ है। अगर हमने उसमें आगे सुझाव दिया कि आप कानून में संशोधन करना चाहते हैं या कानून नया लाना चाहते हैं ताकि राज्य सरकारें सुन सकें, या ऐसी चीजें जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री आपके अंडर में, फिर एयरलाइंस में कैसे बिकता है, तमाम चीजें आपके अंडर में जो कैसे वहां पर होती, तो आप कानून में संशोधन लाने पर सोच रहे हैं? कानून में संशोधन ही नहीं, नया कानून लाने जा रहे हैं, क्योंकि कानून जो है 1986 का है और 1986 का कानून का 30 साल हो गया, बहुत ही पुराना कानून है। हमने 2016 में नया कानून क्या कहते हैं कि पेश किया था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। स्टैंडिंग कमेटी का बहुत बढ़िया सुझाव आया, सेलिब्रिटीज के संबंध में भी आया, मैन्युफैक्चर के संबंध में भी आया, उनका आया, और उसको हम लोगों ने जब स्टैंडिंग कमेटी से आया सुझाव, हमने उसको देखा, 80 संशोधन उसमें करना पड़ा। 80 संशोधन करने के बाद लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि 80 संशोधन के बाद जो है आप दूसरा क्या कहते हैं कि नया बिल ले आइए, और हम नया बिल तैयार कर लिए हैं। एक आध हफ्ता में जो है कैबिनेट के पास में चले जाएंगे और कैबिनेट से आकर के जो है आपके सामने में लाएंगे, और उसमें हमने ऑथोरिटी बनाया है, करे से करे सजा का प्रावधान रखा है, सेलिब्रिटीज के संबंध में भी रखा है, मैन्युफैक्चरर के संबंध में, मैन्युफैक्चरर के खिलाफ में भी रखा है, और जो MRP से ज्यादा क्या कहते हैं कि बेचते हैं उनके खिलाफ में भी रखा है। थैंक यू। श्री संचेती, सर वेरी क्विकली। सर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, एक बहुत थिन लाइन है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर में, लेकिन कंज्यूमर्स को ये समझ में नहीं आता है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, वो ड्रिंकिंग बॉटल जो होती है वो 2 से 3 रुपए में बनती है, जबकि मिनरल वाटर जो है वो महंगा बनता है। लेकिन बेचते समय जितने भी ट्रेडर्स हैं या जो वो एक ही प्राइस में बेचते हैं, क्या इसको कंट्रोल करने के लिए भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज बनाकर क्या उस पर काम किया जाएगा? धन्यवाद। हमने बहुत कोशिश किया है, लेकिन हम कोई इंस्पेक्टर राज भी नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चर, क्योंकि हम लोग तो सोशलिस्ट पार्टी में रहे हैं, हमेशा से कहते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है सब, और उससे डेढ़ा में नहीं बिकना चाहिए, लेकिन उस पर जो है कभी होता नहीं है। इसलिए वो क्या बनाते हैं, कितना MRP रखते हैं, उसको हम नहीं देखते हैं। सिर्फ इतना ही हम देखते हैं कि MRP से ज्यादा तो नहीं बेच रहा है, ड्यूअल MRP तो नहीं है, और क्या कहते हैं कि उसमें जो लिखा गया है भीतर में, उसके बाहर में तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। थैंक यू। प्रेमचंद गुप्ता जी। बोतल वाटर के प्राइस का तो एक इशू है जो कि बड़ा गंभीर है, लेकिन जो इससे भी एक ज़्यादा सीरियस इशू है वो उसकी क्वालिटी का है। एक मैन्युफैक्चरर जो कि नोन है मेरे को, तो मेरे से बताया कि जितना पानी में बनाता हूँ उससे 10 गुना मेरे ब्रांड में माल बिकता है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। आप बड़े शहरों से थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो जितना बोतल वाटर आपको मिलता है उसमें मैं 90% बोलूँ या 99% बोलूँ या 100% बोलूँ, वो नकली पानी है। वो उसके ऊपर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, अनऑथोराइज बॉटलिंग प्लांट्स में उसको भरा गया है। इस बारे में इस गंभीर समस्या का आप क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू। इसका जवाब नहीं सर, सारे के सारे उसमें मार्किंग लगे रहते हैं, BIS के मार्किंग क्या कहते हैं कि लगे रहते हैं, लेकिन हमारे सामने में दिक्कत है कि अभी जैसा कि मैंने कहा कि हम ऑथोरिटी बना रहे हैं,
लेकिन अभी हमारे पास में जो पुराना एक्ट है उसके में हमारे पास में कोई सो मोटो ऐसा अधिकार नहीं है कि हम जाकर के किसी को पकड़ सकें या किसी पर कार्रवाई कर सकें। Our over statement by Minister correcting answer to question, Shri C.R. Chaudhary. Honorable Chairman, sir, I beg to lay the corrected version in English and Hindi of answer to uninstalled question number 1831 given in the Rajya Sabha on 17th March 2017 regarding buffer stock of pulses. Thank you. House stands adjourned till 2:30 p.m.